वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाऊँगी। बच्चों, साथ ही साथ इस पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूँगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 83 पर चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है चावल की रोटियाँ। क्या नाम है चैप्टर का? चावल की रोटियाँ। ये जो चैप्टर है एक नाटक है, यानी कि ड्रामा है। ड्रामा सभी बच्चे जानते हैं कि स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाया जाता है। जैसे कि एनुअल डे फंक्शन पर बहुत सारे बच्चे मिलकर कोई ड्रामा प्रस्तुत करते हैं, कोई नाटक कर दिखाते हैं, किसी कहानी का एक्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है लिखित रूप में यानी कि लिखे रूप के अंदर एक नाटक है। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले पात्र परिचय। पात्र परिचय का मतलब क्या है कि इस चैप्टर के अंदर, इस ड्रामे के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो जो बच्चों इस चैप्टर का मेन पात्र है, इस नाटक का मेन पात्र है, वो कौन है? कोको है। और ये सभी तीनों कोको के दोस्त हैं। तो कोको एक 8 साल का बर्मी लड़का है और कुछ मोटा है। बर्मी लड़का यानी कि बर्मा जगह पर रहने वाला बर्मी लड़का कहलाता है। बर्मी यानी कि म्यांमार का रहने वाला है ये लड़का, और इसकी उम्र कोको की 8 साल है। नीनी कोको की दोस्त है, जो कि 9 साल की है, और ये एक बर्मी लड़का है। इसी तरह से तिनसु कितने साल का है? 8 साल का है, और ये भी बर्मी लड़का है, और ये भी कोको का दोस्त है। अब मीमी कितने साल की है? 9 साल की है, और ये एक बर्मी लड़की है, और ये भी कोको की दोस्त है, यानी कि तीनों ही कोको के दोस्त हैं। अब नेक्स्ट है ऊबातुन। ऊबातुन कौन है? किसी दुकान का प्रबंधक है, यानी कि मैनेजर है, यानी कि राशन की दुकान का मैनेजर है ये, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय यानी कि इसकी एक्टिंग कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो बच्चों, सभी पात्र आपको समझ में आ गए। टोटल मिलाकर 5 लोग हैं इस ड्रामे के अंदर, इस कहानी में। अब बच्चों, पात्र की बात है कि इस ड्रामे के अंदर जब स्टेज को सजाया जाएगा तो वो किस किस तरीके से सजाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर लिखा है कि एक सादा कमरा होगा और दीवारों पर बांस की चटाइयाँ लटकी हुई होंगी। एक दीवार के सहारे अलमारी भी रखी होगी स्टेज पर। अलमारी के ऊपर एक रेडियो होगा, चाय की केतली होगी और कुछ कप रखे होंगे इस तरीके से, और खाली गुलाबी फूलदान रखा होगा। फूलदान यानी कि गुलदस्ता रखा होगा अलमारी के ऊपर। याद रहेगा अलमारी पे क्या क्या चीज़ें होंगी? एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और एक खाली गुलदस्ता। कमरे के बीच फर्श पर भी एक चटाई बिछी होगी, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली एक मेज़ रखी होगी, गोल मेज़ रखी होगी चटाई के ऊपर, थोड़ी कम ऊंचाई वाली। 2 दरवाजे होंगे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, यानी कि ड्रामे की शुरुआत किस आवाज़ से होती है? जब पर्दा उठता है स्टेज का तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, और दूर कहीं से मुर्गे के बांग यानी कि अजान जो देता है मुर्गा, बांग देने की आवाज़ सुनाई देती है, और कुत्ता भौंकता है, और कहीं कहीं से प्रार्थना यानी कि सुबह सुबह मंदिरों की घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती है। कोको आता है, जमाई लेता हुआ अपने आप को सीधा करता है। मतलब ऐसा माहौल बना हुआ होगा स्टेज का। इतनी बात समझ में आ गई। फिर ड्रामे की शुरुआत होगी कोको से। माता पिता धान यानी कि बच्चों चावल के पौधे लगाने खेतों में चले गए हैं। किसके? कोको के। समझ में आया कि कोको के माता पिता धान लगाने, चावल के पौधे लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती है, मुझे घर की देखभाल करनी है। कोको क्या कहता है अपने आप से कि जब तक माँ खेतों से दोपहर तक वापस आती हैं खाना बनाने के लिए, तो उस वक्त तक मुझे अपने घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए आज क्या बना कर रखा है। कोको क्या सोचता है कि आज माँ चली गई है तो मेरे लिए नाश्ते में क्या बना कर रख कर गई है। आगे है कोको, यानी कि कोको अलमारी की तरफ जाता है। स्टेज पर मैंने बताया था ना कि एक कोने में अलमारी रखी है, और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी यानी कि छोटी थाली निकाल कर देखता है कि उसमें चावल की 4 रोटियां रखी होती हैं, जो कि उसकी माँ कोको की नाश्ता करने के लिए रख कर गई होती है। वे होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है।
कोको, फिर कोको कहता है आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियाँ ये तो मेरी बहुत पसंदीदा चीज़ है। वे पेट मलता हुआ रोटियों को जो गोल मेज़ रखी होती है चटाई पर उस पर रख देता है और चटाई पर खुद भी बैठ जाता है। वे एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक यानी कि दरवाज़ा खटखटा देता है। नीनी कौन होती है? कोको की दोस्त होती है और कहती है कोको, एक कोको दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ नीनी। कोको कहता है गज़ब हो गया, यानी कि अरे ये क्या हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है, यानी कि ये हर चीज़ चट कर जाती है नीनी। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो वो ज़रूर मांगेगा, उसका दोस्त है नीनी, मैं इन्हें छुपा देता हूँ। समझ में आया? नीनी बच्चों एक लड़का है जो कि उसका दोस्त है और कोको डर जाता है कि मेरी रोटियां तो ये सब खा जाएगा क्योंकि ये बहुत भुक्कड़ है, नेत ख़राब है। नीनी दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको कहता है मैं इन्हें कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। ज़ोर से फिर आवाज़ लगाता है कोको, अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको। कोको कहता है आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है, यानी कि बच्चों दोस्त के आने से पहले कोको ने अपनी चावल की चारों रोटियों को छिपा दिया क्योंकि वो जानता था कि उसका दोस्त उसकी सभी रोटियां खा जाएगा और ये रोटियां कोको की बहुत फेवरेट थी। नीनी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको कहता है कुछ ख़ास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी कहता है क्या, ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर ख़ास सूचना आने वाली है। देखो कोको नीनी से पूछता है कि तुम आज इतनी सुबह जल्दी क्यों आ गए? तो नीनी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि परीक्षाओं के बारे में रेडियो पर आज कोई ख़ास सूचना आएगी? तो कोको कहता है लेकिन तुम्हारे घर पे भी तो रेडियो है। नीनी कहता है वे ख़राब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज़ के पास बैठ जाता है। कहाँ बैठता है नीनी? जहाँ पर चटाई पर छोटी सी गोल मेज़ रखी होती है वहीं पर नीनी बैठ जाता है। अब नीनी कहता है रेडियो उठाकर यहीं पर ले आओ ताकि हम दोनों आराम से लेटे लेटे परीक्षा से संबंधित खबर को सुन सकें। कोको कहता है नीनी हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। तो नीनी कहता है आओ कोशिश करें, देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। तो नीनी कहता है अलमारी की तरफ जाने लगता है। तो कोको क्या करता है, नहीं नहीं नीनी इसे मत छुओ ना, छुओगे तो करंट लग जाएगा। तो नीनी डर के मारे रुक जाता है। ऐसा कोको क्यों कर रहा है? अलमारी की तरफ रेडियो के पास जाना चाहता है मगर कोको उसे जाने से क्यों रोक रहा है? क्योंकि वहाँ पर कोको ने अपनी चावल की 4 रोटियों को छिपा कर रखा होता है। तो फिर नीनी कहता है मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं ये ख़बर ज़रूर सुनना चाहता हूँ मगर तुम्हारा रेडियो तो ख़राब है। मैं ऐसा करता हूँ अपने दोस्त तिनसू के घर चला जाता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे कोको? नीनी कहता है कोको से। तो कोको कहता है नहीं मैं नहीं चलूँगा, हम फिर मिलेंगे। तो नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। अब कोको गहरी यानी कि सुकून की सांस लेता है कि बाल बच गया, उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई कि उसने रोटियां छिपा रखी थी। अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको नाश्ते की ट्रे तश्तरी उठाकर मेज़ के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको कहता है कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका, यानी कि वो नाश्ता करना चाहता था मगर अब फिर कोई आ गया था। इतने में आवाज़ आती है मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी, यानी कि अब उसका दोस्त मिमी आ जाता है। कोको कहता है बाप रे ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वो हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वे तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। अब देखो कोको जैसे ही रोटियां खाने बैठता है तो उसकी दूसरी दोस्त मिमी आ जाती है और वो जानता है कि मिमी को भी चावल की रोटियां बहुत पसंद है। तो कोको डरता है कि ये मेरी सारी रोटियां खा जाएगी। तो अब वो घबराता है।
मीमी फिर दरवाज़ा खटखटाती है तो कोको, दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, मीमी बाहर से बोलती है। कोको कहता है कहाँ छिपाऊँ, कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। यानी कि अब कोको दूसरी बार अपनी रोटियों को मीमी के आने पर गुलदस्ते में यानी कि फूलदान में छिपा देता है। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मीमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। अब मीमी कहती है दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, तो कोको जवाब देता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मीमी मेज़ के इर्द गिर्द यानी कि गोल मेज़ के आसपास दोनों दोस्त बैठ जाते हैं। मीमी कहती है मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा है कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा मुझे, अब देखो बच्चों, कोको हैरान हो गया, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मीमी पूछती है कि एक भी नहीं बची, तो कोको कहता है सॉरी मीमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो मीमी कहती है बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मीमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वे उन्हें एक तश्तरी यानी कि एक ट्रे में डालकर मेज़ पर रखती है। अब मीमी गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती यानी कि दुर्भाग्य है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ खा भी नहीं सकते। तो कोको कहता है पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर शफ़क़त यानी कि अपने आप से बोलता है मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वे चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। क्या सोचता है कोको कि मैंने गलती कर दी इसे ये बताकर कि मेरा पेट भरा हुआ है, शायद ये सभी पापड़ तो नहीं खाएगी, शायद ये मेरे लिए 2 पापड़ छोड़ जाए। अब मीमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? तो कोको हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मीमी 1 कप में चाय डालती है। मीमी कहती है तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको शफ़क़त यानी कि अपने आप से कहता है मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मीमी को ये गुड़गुड़ ना सुनाई दे। अब मीमी कहती है पापड़ खाते हुए ये कैसी आवाज़ है? कोको कहता है आवाज़? कैसी आवाज़? मीमी कहती है हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, ये फिर हुई, सुना तुमने? फिर कोको कहता है ये तो हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज़ करता है। अब फिर दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको कहता है कि कौन? बाहर से आवाज़ आती है तिनसु, मैं हूँ तिनसु। तो कोको उठने लगता है। मीमी तुम बैठो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ जाकर। यानी कि अब इनका यहाँ पर तीसरा दोस्त आ जाता है कोको का। तिनसु कहता है आहा मीमी भी यहाँ है। मीमी कहती है आओ तिनसु। तिनसु कहता है मेज़ के पास जाकर हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो कोको कहता है हेलो तिनसु। मीमी और तिनसु मेज़ के पास बैठ जाते हैं। यानी कि देखो अब कोको का तीसरा दोस्त आ गया है तिनसु, और एक दूसरे से ये हाय हेलो करते हैं। अब मीमी तिनसु से कहती है वे ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तो तिनसु कहता है केले के पापड़ की तरफ देखकर आहा केले के पापड़। मीमी कहती है मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूँकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद कर दो। तिनसु कहता है नेकी और पूछ पूछ यानी कि भलाई का काम बिना पूछे होने की इच्छा। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु क्या कहता है मीमी से कि जो ये पापड़ है जो तुम खा रही हो, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है।
तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए एक कप में चाय डाल देती है। अब मिमी कप देखकर ये लो चाय के साथ खाओ। तिनसु कहता है चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो मैं इस वक्त यहाँ पर आ गया। तिनसु यानी कि बहुत खुश होता है पापड़ और चाय पीकर। कोको शफकत यानी कि अपने आप से कहता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती है। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी ये लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु कहता है नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। अब मिमी कहती है आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को ये बाद में खा लेगा कोको इस पापड़ को। तो फिर तिनसु कहता है कि अगर तुम जोर डाल रही है तो चलो मैं आधा पापड़ खा लेता हूँ। अब फिर कोको अपने आप से कहता है चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि उसने लालच में अपनी चारों रोटियाँ छुपा दी थी और वो अपने सभी दोस्तों से कह रहा था कि मेरा पेट तो बहुत भरा हुआ है। तो इसी वजह से वो चाहकर भी पापड़ नहीं खा पा रहा था कोको। तिनसु ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी कहती है अच्छा ये फूल कैसे हैं? अब देखो गुलदस्ता जो रखा हुआ था फूलदान, उसमें तो कोको ने अपनी चावल की रोटियों को छुपाया था। तो मिमी कहती है कि अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है तिनसु के फूलदान के अंदर फूलों को डाल दे जो उसकी माँ ने भेजे हैं, मगर बच्चों जो कोको का फूलदान था उसमें तो उसने रोटियां छिपा रखी थी। तो अलमारी के ऊपर उसे फूलदान दिखाई देता है। वे रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी कहती है मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वे उठने लगती है। तो कोको एकदम से डर के कहता है नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? यानी कि मिमी डर जाती है कोको के अचानक से इस तरह बोलने पर। तो कोको कहता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी ये फूल देखती हैं उनके जिस्म के अंदर फुंसियाँ निकल आती हैं। यानी कि उसने झूठ बोला ताकि कोई भी फूलदान को हाथ न लगाए, और क्या कह दिया कि जो फूल तिनसु की माँ ने भेजे थे कि इन फूलों से मेरी माँ को एलर्जी है। तिनसु कहता है ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। फिर कोको चैन की सांस लेकर शफकत यानी कि अपने आप से कहता है कि मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको कहता है कौन? तो बाहर से आवाज़ आती है उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से कहती है तुम मत उठो कोको, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। ज़ोर से अभी आई उबातुन चाचा कहती हुई वो खड़ी होती है। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है साथ में अपने, यानी कि उबातुन के हाथ में एक नीले रंग का गुलदस्ता फूलदान होता है। उबातुन कहता है हेलो बच्चों, मेज़ की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी कहती है आओ चाचा आओ। उबातुन मेज़ के पास बैठ जाता है। मिमी कहती है आप चाय लेंगे, चाय पिएंगे? तो उबातुन कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। उबातुन कहते हैं उबातुन चाय के कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार और ताजगी वाली चाय है। अब तिनसु कहता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? अब बच्चों उबातुन चाचा कहते हैं कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, मैं सोच रहा था कि किसी दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी कहती है चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ले सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। उबातुन कहते हैं लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा मारना नहीं चाहता। तो तिनसु कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं, उंगली से गले को छूता है। उबातुन फिर कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है?
तिनसु, ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। ओबातुन कहते हैं, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। अब ओबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। ओबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कहता है, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मिमी कहती है, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत टटकर किया है। ओबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। अब ओबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ हाँ बे रहा। कोको कहता है, क्यों, फूलदान का क्या करना है? ओबातुन कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने फूलों का नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वे रंग नहीं था, इसलिए वे गुलाबी ही ले आई थी। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। ओबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। ओबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु भी कहती है, गुड बाय चाचा। कोको भी कहता है, गुड बाय चाचा, यानी कि सब कहते वह अपने आप से कहता है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों, यानी कि उस फूलदान के अंदर बच्चों चावल की रोटियां भी रखी होती हैं, जो कि ओबातुन चाचा जो होते हैं उठाकर ले जाते हैं। तो कोको अपने आप से क्या कहता है, गुड बाय मेरी चावल की रोटियों, यानी कि यहाँ पर ये जो कोको था, इसने क्या किया था कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले थे, और अपने दोस्तों के सामने भी उसको भूखा रहना पड़ा था, और अंत में आकर उसे रोटियां भी खाने को नहीं मिली थी, क्योंकि वो गुलदस्ता ओबातुन चाचा उठाकर अपने साथ ले गए थे। तो इस कहानी को किसने लिखा है? पी ओंग खिन ने, यानी कि ये जो कहानी है बच्चों म्यांमार की लैंग्वेज के अंदर लिखी गई कहानी थी, और इसका हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? जो कहानी हमारे बुक के अंदर हिंदी में लिखी गई है, मस्तराम कपूर ने। किसने लिखा है? मस्तराम कपूर ने। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, जो मैं पढ़कर सुना देती हूँ आपको। नाटक की बात। प्रश्न नंबर 1 है कि नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उनको मुख्य पात्र कहते हैं, यानी कि मेन एक्टर होते हैं, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उनको गौण पात्र कहते हैं, यानी कि जो साइड एक्टर्स होते हैं, जैसे कि सब्जी वाला हो गया, या कोई चाचा चाची मामा मामी का प्ले करता है, वगैरह वगैरह। तो बच्चों आपको बताना है कि इस नाटक के अंदर कौन मुख्य पात्र है और कौन गौण पात्र है। तो देखो बच्चों, नाटक में कोको, मिमी और ओबातुन कौन है? मुख्य पात्र हैं। कौन कौन है इस नाटक के मुख्य पात्र? मेन पात्र जो हैं कोको, मिमी और ओबातुन मुख्य पात्र हैं। वहीं नीनी और तिनसु गौण पात्र हैं। कौन है? नीनी और तिनसु कौन है? गौण पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं, यानी कि आपस में जो बात बोलनी होती है, सभी एक्टर्स को, जितने भी लोग नाटक करके दिखा रहे होते हैं, तो उनकी आपस की बातचीत को संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद यानी कि डायलॉग लिख सकती हो? इसके लिए तुम 2 टोलियाँ यानी कि 2 ग्रुप बनाकर काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस, यानी कि देखो यहाँ पर बच्चों आपको डायलॉग लिखने हैं 2 टीमों के दौरान। जैसे कि पहले दल के सदस्य कहते हैं ये खिलाड़ी आउट है, दूसरे दल के सदस्य किस तरह आउट है? तो पहले दल के सदस्य कहते हैं क्योंकि इसकी सांस टूट गई थी। तो दूसरे दल के सदस्य कहते हैं नहीं, ये इससे पहले ही वापस आ गया था। तो पहले दल के सदस्य कहते हैं ये आउट हो गया है। तो दूसरे दल के सदस्य फिर कहते हैं कि बहस बंद करो और खेल को शुरू करो, यानी कि यहाँ पर हमने 2 टीमों के दौरान हो रहे संवाद को यानी कि डायलॉग को लिखा है, डायलॉग के रूप में लिखा है बातचीत को। तीसरा प्रश्न है कि क्या आपने कभी कोई चीज़ या बात दूसरों से छुपाई है या छिपाने की कोशिश की है? तो उस समय क्या हुआ था? तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि
एक बार मेरी सखी मुझसे मेरे चित्रकला के रंग लेने आई थी, पर मैं उसे देना नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें कपड़े के ढेर के नीचे रख दिया और वो उन्हीं कपड़ों पर बैठ गई। मैंने कपड़ों के बहाने उसे उठाया और बातों में लगा लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बात लिख सकते हो। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप सभी आंसर हैंड टू हैंड लिखते जाना। अगला और चौथा प्रश्न है कि कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए और भी 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगा? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। तो बच्चों, बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक झूठ को छुपाने के लिए और भी बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो आप लिखोगे कि हाँ, इस कहानी को पढ़कर ऐसा ही लगता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीनी और मीमी से चावल की रोटियां छिपाने के लिए कोको को बहुत से झूठ बोलने पड़े थे। तो बच्चों, वीडियो पॉज करके आंसर लिख लेना। क्वेश्चन ये रहा और आंसर ये रहा चौथा। यहाँ पर है एक चावल कई रूप। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अलग अलग तरीके से खाया जाता है। भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी, यानी कि देखो बच्चों, भारत में जो चावल है भोजन के रूप में भी खाया जाता है। नमकीन आपने खाई होंगी, नमकीन बनाने के रूप में, या फिर खीर वगैरह मीठी चीज़ बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे प्रांत यानी कि जिस जगह तुम रहते हो, जिस राज्य में तुम रहते हो, चावल का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस तालिका के बारे में, वहाँ की भाषा, कपड़े, रहन सहन के बारे में भी बात करो। तो देखो बच्चों, अलग अलग प्रांतों में चावल के विभिन्न प्रयोग हैं। जैसे कि उत्तर भारत के अंदर चावल दाल चावल के रूप में, राजमा चावल के रूप में और खिचड़ी आदि के रूप में खाया जाता है। इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि उत्तर भारत में चावल के अलावा कुछ और नहीं खाया जाता, यानी कि ये तीनों चीज़ें यहाँ के मेन पकवान हैं। इस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर चावल कैसे खाया जाता है? चावल की खीर बनती है यहाँ पर, इसे भोजन के रूप में भी खाया जाता है। और सीधा चावल की बिरयानी, नमकीन और पकवान आदि के रूप में भी खाया जाता है। इसी तरह दक्षिण भारत के अंदर चावल को इडली, डोसा और चावल की रोटी आदि बनाकर इस रूप में खाया जाता है। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को ज़रूर याद से लिख लेना। क्वेश्चन इस जगह लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करनी है। यानी कि बच्चों, आपको चावल से बनने वाली कोई भी एक चीज़ को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खीर बनाने की रेसिपी लिख रहे हैं। तो सामग्री में क्या क्या चाहिए होगा चावल बनाने के लिए? चावल, दूध, चीनी, छोटी इलायची, काजू, बादाम आदि। तैयारी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? चावल को साफ़ करना होगा, धोना होगा, मेवे को बारीक काटना होगा तथा चावल को पानी में भिगोना होगा। अब बनाने की विधि कैसे लिखोगे? सबसे पहले दूध उबालकर उसमें इलायची डालें, फिर कुछ देर बाद उसमें भीगे चावल डालो। जब तक पक जाए जब तक पकाएं चावल डालकर दूध में, तब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। फिर काजू बादाम डालकर उसको सजाएं और गर्मा गर्म परोसें। अगला प्रश्न है बच्चों, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए थे। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। यानी कि यहाँ पर बच्चों धान क्या है? चावल का पौधा है, यानी कि धान उसे कहते हैं जिस वक्त चावल के ऊपर छिलका चढ़ा होता है, तो वो पौधा धान का पौधा कहलाता है। जब छिलका उतार देते हैं बीजों पर से तो वो चावल बन जाते हैं। तो एक ही चीज़ के विभिन्न रूप होते हैं, अलग अलग नाम लिए जाते हैं। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका अंतर बताना है। तो बच्चों देखो, नीचे कई शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले है चावल, है ना। चावल से क्या बनता है? धान से चावल बनता है। तो धान क्या है? छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है। चावल क्या है? धान से निकला हुआ जो दाना होता है वो चावल कहलाता है। अब भात किसे कहते हैं? पके हुए चावल को भात कहते हैं। मुरमुरा किसे कहते हैं? धान को भूनकर मुरमुरे बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न बनाते हैं हम,
पॉपकॉर्न्स को भूनकर इसी तरीके से चावल को भूनकर मुरमुरे बनाए जाते हैं। चिवड़ा क्या है? धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। अब साबुत दाल क्या होती है? छिलकों वाली और बिना टूटी दाल साबुत दाल कहलाती है। धुली दाल क्या होती है बच्चों? बिना छिलकों की दाल धुली दाल कहलाती है। छिलके वाली दाल क्या होती है बच्चों? टूटी हुई लेकिन छिलके वाली दाल छिलका दाल कहलाती है। इसी तरीके से है गेहूँ, तो गेहूँ के साबुत दानों को गेहूँ कहते हैं। दलिया क्या होता है? गेहूँ को मोटा मोटा पीसकर दलिया बनाया जाता है। आटा क्या होता है? गेहूँ को बारीक पीसकर आटा बनाया जाता है। इसी तरीके से मैदा है कि गेहूँ को और बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। सूजी क्या होती है? जो आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। याद रखोगे कि जौ से बना हुआ जो पीसकर जौ को बनाया जाता है तो उससे सूजी बन जाती है, सूजी यानी कि रवा। आगे है बच्चों, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो फिलअप्स हैं उन्हें फिल करना है। देखो नीचे लिखे वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उस वाक्यों में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। तो नीचे एक मज़ेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। आपको यहाँ पे फिलअप्स भरने हैं, तो पढ़कर बता देती हूँ। अनारको एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, सो उससे हुक्म चलाना अन्नो नाम छोटा जो है, सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश थी उतनी तो पहले के सपने में कभी नहीं हुई। जम के बारिश हुई थी सपने में, आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी को छिटकाया था और खूब भीगी थी। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।